हेलो डियर फ्रेंड्स, हाउ आर यू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। ठीक है, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 4। लेक्चर नंबर 4 किस पर हम आज पढ़ेंगे। लेक्चर नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे सेक्शन नंबर 9 से। सेक्शन नंबर 9 हमारे पास क्या कहता है। हमने सेक्शन 8 तक डिस्कस कर लिया था। ये हमारे पास पार्ट 3 चल रहा है। पार्ट 3 के अंदर सेक्शन 3 से सेक्शन 13 तक हमने पढ़ना है। ठीक है, सेक्शन 9 में हमारे पास क्या कहता है। परचेज एंड यूज ऑफ गुटखा आर मैनपुरी। ठीक है, परचेज एंड यूज ऑफ गुटखा एंड मैनपुरी। यहाँ तक बात क्लियर है। यह है इसका टाइटल। यहाँ पर हमारे पास क्या कह रहा है सेक्शन 9। नो पर्सन शैल परचेज आर यूज गुटखा मैनपुरी एंड इट्स डेरिवेटिव्स एट एनी प्लेस। कोई भी शख्स ना गुटखा खा सकता है, ना मैनपुरी खा सकता है, ना ही गुटखे और मैनपुरी से मिलती जुलती चीज़ें में उसका डेरिवेटिव्स नहीं खा सकता। कहाँ पर, कोई भी जगह पर, जैसा कि ट्रांसपोर्ट हो। अब हमारे पास एक वर्ड यहाँ बताया गया है, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में क्या क्या आ जाता है, कौन कौन सी चीज़ें बताएगी, पहले ये नोट लें। एक ट्रांसपोर्ट, कौन कौन सी जगह, एनी प्लेस, एंड ट्रांसपोर्ट एट पब्लिक प्लेस, पब्लिक। सेक्शन 9 के अंदर आप कहाँ कहाँ नहीं खा सकते ये बता रहा है, पब्लिक प्लेस। ठीक है, उसके अलावा ऑफिसेस और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स। हमारे पास जो भी एजुकेशनल इदारे हैं, फॉर एग्जांपल्स कोई भी स्कूल्स वगैरह हो गए, यूनिवर्सिटीज़ हो गई, और हमारे पास हॉस्पिटल्स। अब आप सेक्शन 9 के तहत आप कहाँ कहाँ नहीं खा सकते। फॉर एग्जांपल नंबर 1 में आता है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एयरलाइन। एयरलाइन भी क्या है, ट्रांसपोर्ट में आ जाते हैं। जहाज़ वगैरह के अंदर आप सफ़र कर रहे हैं, आप गुटखे या फिर मैनपुरी नहीं खा सकते। कहाँ पर, सिंध प्रोविंस के अंदर। ठीक है, या फिर आप किसी बस में हैं, सफ़र कर रहे हैं, फिर भी आप गुटखा वगैरह नहीं खा सकते। या फिर आप किसी ट्रेन में हैं, या फिर चाहे आप अपनी ही कोई कन्वीनियंस से जा रहे हैं एक सिटी से दूसरे सिटी पर। फॉर एग्जांपल आप हैदराबाद से कराची जा रहे हैं अपनी कार में, तो क्या आप उसके अंदर गुटखा खा सकते हैं? नहीं। ये हो गया ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ऐसी ऐसी जगह पे आप नहीं खा सकते। फॉर एग्जांपल अब दूसरी नंबर पर आते पब्लिक प्लेस। पब्लिक प्लेस में कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल पार्क। ठीक है, या फिर हमारे पास सिटी, या फिर शहर का कोई भी पार्ट जहाँ पर आम पब्लिक के लिए एक्सेस हो, आम पब्लिक का एक्सेस हो, वहाँ पर आप पान वगैरह नहीं खा सकते, गुटखे वगैरह। ऑफिस मीन्स जो भी गवर्नमेंट की ऑफिस हैं, आप किसी भी ऑफिस के अंदर पान या फिर मैनपुरी या फिर उसका डेरिवेटिव्स नहीं खा सकते। अब हमारे पास एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं, यूनिवर्सिटी। ठीक है, और स्कूल्स वगैरह, ये सब इसके अंदर आ जाते हैं। हॉस्पिटल्स मीन्स जो भी आपकी हॉस्पिटल्स, क्लिनिक्स वगैरह हैं, हॉस्पिटल्स के अंदर क्लिनिक्स भी आ जाती हैं, और आपके वो स्टोर्स भी आ जाते हैं, मेडिकल स्टोर्स भी। आप इन सब चीज़ों पर आप मैनपुरी या गुटखा इस्तेमाल नहीं कर सकते। यहाँ तक बात क्लियर है। और हमारे पास सेक्शन 10 बात कर रहा है सेक्शन 9 की पनिशमेंट। ठीक है, सेक्शन 10 बात किसकी कर रहा है, पनिशमेंट फॉर परचेज एंड यूज़ ऑफ गुटखा। मीन्स सेक्शन 9 में क्या था, आप गुटखा या फिर मैनपुरी परचेज नहीं कर सकते, और ना ही आप ऐसी पब्लिक प्लेस पर खा सकते हैं। ठीक है, तो फिर ये हमारे पास पनिशमेंट दे रहा है किस चीज़ की, परचेज एंड यूज़ ऑफ गुटखा। पनिशमेंट किसकी दे रहा है,
परचेज एंड यूज़ ऑफ गुटखा, और इसकी हमारे पास अगर सेक्शन 9 की कंट्रावेंशन होती है या फिर इसकी वायोलेशन कोई करता है, ऐसी पब्लिक प्लेस या फिर हॉस्पिटल्स या फिर यूनिवर्सिटी के अंदर अगर कोई भी गुटखा या फिर मैनपुरी खाता है तो फिर उसको कितनी सज़ा दी जाएगी? उसको सज़ा दी जाएगी कम से कम ज़्यादा से ज़्यादा 1 मंथ, 1 मंथ, मगर कम से कम कितने दिन होने चाहिए? 7 डेज, कम से कम 7 दिन सज़ा होनी चाहिए। ये सेक्शन हमारा 10 हो गया। 9 एंड 10 सेक्शंस क्लियर हो गए। अब इसके बाद यहाँ तक अगर किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। सेक्शन 9 में क्या है? सेक्शन 9 में कि आप गुटखा मैनपुरी परचेज करके आप पब्लिक प्लेस पर नहीं खा सकते, कोई भी पब्लिक प्लेस पर। और सेक्शन 10 कहता है कि अगर आपने हमारे पास गुटखा मैनपुरी या फिर उसका डेरिवेटिव्स परचेज करके आपने पब्लिक प्लेस पर खाया, मीन्स आपने सेक्शन 9 के खिलाफ वर्जी कर दी, आपने सेक्शन 9 की खिलाफ वर्जी कर दी, तो फिर खिलाफ वर्जी करने के जुर्म में आपको 1 महीने तक की सज़ा हो सकती है, जो कि 7 दिन से कम नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 1 महीना और कम से कम 7 दिन, मीन्स 8 दिन कर दें, 7 दिन कर दें, 8 दिन कर दें, ठीक है, 20 दिन कर दें, पूरे हमारे पास महीना कर दें, मगर 6 दिन नहीं कर सकते, कम से कम 7 दिन ज़रूरी है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर उसके बाद हम सेक्शन 11 डिस्कस करते हैं। सेक्शन 11 किसके बारे में बात करता है? ऑब्स्ट्रक्शन। सेक्शन 11 बात करता है ऑब्स्ट्रक्शन। आपको पता है क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन टू ऑफिसर्स। ऑब्स्ट्रक्शन क्या होता है? ऑब्स्ट्रक्शन मीन्स रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है, किसी को रोकना, ठीक है, किसी को क्या करना? हिंडर करना, ठीक है, किसी को अपना काम करने से रोकना, उसको कहते हैं ऑब्स्ट्रक्शन। सेक्शन 11 कहता है ऑब्स्ट्रक्शन के बारे में डील करता है। किसकी ऑब्स्ट्रक्शन? ऑफिसर्स की, जो कि अपनी ऑफिशियल ड्यूटी डिस्चार्ज करते हैं। एक वर्ड यहाँ पर है डिस्चार्ज, मुझे हंसी आ गई। एक हमारे पास स्टूडेंट है जिन्होंने मुझसे पूछा, सर डिस्चार्ज का मतलब क्या होता है? तो फिर आप याद रखें कि डिस्चार्ज का मतलब होता है परफॉर्म। जो भी पब्लिक ऑफिसर्स या भी जो भी हमारे पास ऑफिसर्स हैं, इस एक्ट के तहत जो भी अथॉराइज्ड ऑफिसर हैं वो एक्ट कर रहे होते हैं। इस एक्ट को लेकर कोर्ट की जो डायरेक्शंस को हमारे पास फॉलो करते हैं या फिर ऐसे एक्ट होने से रोकते हैं, ऐसे ऑफेंस होने से रोकते हैं, वो ऑफिसर जो काम कर रहे होते हैं उसको कहते हैं वो अपनी ड्यूटी डिस्चार्ज कर रहे हैं, मीन्स अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। सेक्शन 11 में बात करता है, सब सेक्शन 1 कहता है हु एवर हिंडर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स, कोई भी रुकावट डालेगा या फिर उसको रोकेगा, कौन सी? जो ऑफिसर हैं उसको, ऑफिसर को अपनी ड्यूटी करने से रोकेगा। एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ हिज ड्यूटी, उसकी ड्यूटी करने से उसको रोकेगा, मीन्स उसकी जो अपने पास फ़र्ज़ है वो अपना फ़र्ज़ निभा रहा है ऑफिसर, उसके फ़र्ज़ निभाने के दौरान अगर कोई उसको रोकता है या फिर उसके अंदर कोई रुकावट डालता है या फिर किसी भी किस्म की कोई खलल पैदा करता है, तो फिर क्या होगा? अंडर दिस एक्ट आर विलफुली फर्निश टू सच ऑफिसर एनी इंफॉर्मेशन विच इज़ फॉल्स। कौन कौन सी चीज़ें करें इस एक्ट के तहत? इस एक्ट के तहत या तो फिर हमारे पास ऑफिसर को क्या करे? ऑब्स्ट्रक्ट करे, उसकी ड्यूटी हमारे पास डिस्चार्ज करने के लिए उसको ऑब्स्ट्रक्ट करे या फिर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करे। फॉल्स, कोई झूठी खबर दे कि फॉर एग्जांपल कोई ए आता है पुलिस स्टेशन, ठीक है, या फिर कोई एफआईआर करवाता है किसी बी पर कि बी इस जगह पर गुटखे वगैरह बनाता है या फिर गुटखे सेल करता है, मगर बाद में पता चलता है कि बी जो है वो हमारे पास क्या है?
इनोसेंट है, बी का कोई कसूर नहीं है, ए ने जो है झूठी हमारे पास इंफॉर्मेशन दी थी। तो फिर क्या होगा, शैल बी पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 ईयर्स। अगर कोई भी जो हमारे पास सरकारी अफसरान हैं उसकी ड्यूटी करने से उसको रोकते हैं या फिर ऐसी कोई झूठी हमारे पास मालूमात फ्राहम करते हैं तो फिर उसकी सज़ा है कम से कम 2 साल। ठीक है, कम से कम 2 साल, एक्सटेंड टू 2 ईयर्स, विच एक्सटेंड टू 2 ईयर्स अप टू 10 ईयर्स मीन्स आप उसको 2 साल तक की सज़ा दी जाएगी, मगर उसके साथ साथ इसको कितने पैसे देने पड़ेंगे, इसको फ़ाइन भी लग सकता है। फ़ाइन कितना लगेगा, 2 लाख फ़ाइन लगेगा, मगर इससे कम भी हो सकता है, मगर 1 लाख से कम नहीं होगा, मीन्स 1 लाख से कम नहीं होगा। 2 लाख तो आपको फ़ाइन लगाई जा सकती है, मगर 2 लाख से अगर कम हो सकती है, मगर 1 लाख से कम नहीं होगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर इसकी यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास सेक्शन 11 के अंदर ही अगर ये जो हमारे पास फ़ाइन इन पर जो हमारे पास लगाई गई है, जो फ़ाइन के लिए वो लाइबल है, जो फ़ाइन इन पर लगाई गई है, ठीक है, अगर वो नहीं दे रहा, नॉट बी लेस देन 1 लाख रुपीज़, ठीक है, अगर नहीं दे रहा, सब सेक्शन 2 के अंदर, सेक्शन 11 के सब सेक्शन 2 के अंदर बात कर रहा, अगर वो फ़ाइन नहीं दे रहा जो कि 2 लाख बताई गई है या फिर 1 लाख, तो फिर उसको कितनी सज़ा एडिशनल में जेल में रहना पड़ेगा, 4 मंथ। यहाँ तक बात क्लियर है। 4 महीने तक और भी इन्हें जेल में रहना पड़ेगा। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ तक बात क्लियर है। तो फिर इसके बाद हम आगे डिस्कशन जारी रखते हैं। अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। 9 में क्या पढ़ा कि आप गुटखे वगैरह परचेज़ नहीं कर सकते और पब्लिक प्लेस पर ख़रीद नहीं कर सकते, आपको मना कर दिया गया है। और अगर आप सेक्शन 9 के तहत अगर कहीं भी आपको मना किया गया है कि आप परचेज़ गुटखा खरीद करके आप नहीं खाएंगे, तो फिर अगर आप खाते हैं मीन्स सेक्शन 9 की आप खिलाफ वर्जी करते हैं, तो सेक्शन 10 के अंदर आपको सज़ा दी जाएगी। 1 महीने तक सज़ा होगी जो कि 7 दिन से कम नहीं होगी। सेक्शन 11 में हमने डिस्कस किया कि अगर कोई भी पब्लिक ऑफिसर को उसकी ड्यूटी करने से उसको रोकते हैं या फिर उसकी ड्यूटी परफॉर्म करने से, जो अपनी ड्यूटी अपना फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है, अपने फ़र्ज़ अंजाम दे रहे हैं कोई पब्लिक ऑफिसर्स, ठीक है, सरकारी मुलाजमीन, ठीक है, और उसकी जो हमारे पास फ़र्ज़ अंजाम दे रहा है उसमें किसी भी किस्म की कोई खलल अगर डालता है या फिर कोई झूठी हमारे पास इंफॉर्मेशन को हमारे पास ऑफिसर्स को देता है, तो फिर उसको 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, मगर 1 साल से कम नहीं होगी। ठीक है, वो हमारे पास 2 साल तक की सज़ा हो सकती है और हमारे पास 2 लाख की जुर्माना भी हो सकता है जो कि 1 लाख से कम नहीं होगा। अब चलते हैं सेक्शन नंबर 12 पर। सेक्शन 12 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन नंबर 12 डील करता है ऑफेंस के बारे में, कि हमारे पास ऑफेंस है क्या। ऑफेंस मीन्स जो भी बातें बताई गई हैं हमारे पास ऊपर सेक्शन में, द ऑफेंस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉट कंपाउंडेबल। इस एक्ट के अंदर जो भी ऑफेंस हैं वो क्या हैं? कॉग्निजेबल, कॉग्निजेबल मीन्स काबिल समात, इसको हम सिंधी में कहते हैं बुद्धण जोगो। ठीक है, ऐसा एक्ट जिसको सुनना जाए, जो कि काबिल समात हो। आरी बात समझ में? नॉट बेलेबल, जो भी कॉग्निजेबल ऑफेंस होंगे वो कौन से होंगे? नॉट बेलेबल होंगे। और जो नॉट बेलेबल ऑफेंस हैं वो हमारे पास तकरीबन नॉन कंपाउंडेबल में आ जाते हैं। नॉन कंपाउंडेबल
ठीक है। ये जो भी अफेंस है इस सेक्शन, इस एक्ट के तहत, तो वो सब कॉग्निजेबल हैं, वो बेलेबल भी नहीं है, मीन्स नॉट बेलेबल है, और वो हमारे पास कंपाउंडेबल मीन्स जिसका कंप्रोमाइज़ भी नहीं हो सकता। फॉर एग्जांपल कोई ए है, ठीक है, ए जो अक्यूज्ड है हमारे पास इस एक्ट के तहत, तो फिर क्या ए जो है इसको बेल मिल सकती है? नहीं, क्योंकि ये नॉट बेलेबल है, यहाँ पर बेल मिल जाती है, ठीक है। क्या ए ने अफेंस किया है, क्या ये गवर्नमेंट से कंपाउंड हो जाएगा? कंपाउंड में समझते हैं, कंपाउंड मीन्स कंप्रोमाइज, कंप्रोमाइज़ हो जाएगा? नहीं, कंप्रोमाइज़ भी नहीं होगा। मगर एक शर्त है सेक्शन 12 के अंदर, अगर यही अफेंस इन्होंने हमारे पास सेक्शन 9 के तहत किया है, अगर सेक्शन 9 वाले अफेंस आपने किया है कि आपने गुटखा खरीद करके पब्लिक प्लेस पर गुटखा खा लिया, तो फिर ये क्या होगा? ये हमारे पास नॉन कॉग्निजेबल अफेंस है। कौन सा अफेंस है? नॉन कॉग्निजेबल अफेंस है, और ये हमारे पास बेलेबल अफेंस है, ठीक है, और ये हमारे पास कंपाउंडेबल भी है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, अगर सेक्शन 9 का कोई वायोलेशंस है तो फिर वो बेलेबल ऑफेंस है, और वो हमारे पास क्या है? वो नॉन कॉग्निजेबल है, इसलिए वो बेलेबल है और वो कंपाउंडेबल भी है। फॉर एग्जांपल किसी ए ने कोई जुर्म किया, ठीक है, कोई जुर्म किया, क्या उसकी बेल हो सेक्शन 9 के तहत, ठीक है, सेक्शन 9 के तहत क्या उसकी बेल हो सकती है? जी हाँ, बेल हो सकती है। अगर सेक्शन 9 के तहत इन्होंने कोई अफेंस किया है तो क्या उसकी हमारे पास कंप्रोमाइज़ हो सकता है? अगर गवर्नमेंट उनको छोड़ सकती है? जी हाँ, छोड़ सकती है, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। ये इसकी बेरीडिंग कर लेता हूँ फिर भी मैं। सेक्शन 12 कहता है द अफेंसेस अंडर दिस एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल, नॉन बेलेबल एंड नॉन कंपाउंडेबल। हमारे पास इस एक्ट के तहत जो भी अफेंस हैं वो कॉग्निजेबल होंगे, मीन्स काबिल समाअत होंगे, हमारे पास नॉन बेलेबल होंगे और नॉन कंपाउंडेबल होंगे, नॉट कंपाउंडेबल एक्सेप्ट, मगर यहाँ पर एक्सेप्शन दी गई है कि अगर सेक्शन 9 के तहत है तो फिर वो नॉन कॉग्निजेबल है, बेलेबल है और कंपाउंडेबल है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब चले जाते हैं हम सेक्शन नंबर 13 पर। सेक्शन नंबर 13, सेक्शन 13 क्या बात करता है? फॉर फ्यूचर की बात करता है। फॉर फीचर ऑफ assets of an accused। अब हमारे पास accused या कह दें, या फिर एक वर्ड यहाँ पर है offender, आप कंफ्यूज ना हो जाए। accused या फिर offender एक ही, सॉरी accused वो जिन पर इल्ज़ाम होता है, ठीक है, अगर उनको कोर्ट सज़ा दे देती है ट्रायल चलने के बाद, तो फिर वो अक्यूज़्ड से क्या हो जाता है? पहले जब उन पर इल्ज़ाम होता है तो फिर वो क्या होता है? अक्यूज़्ड। अगर उनको सज़ा दी जाती है तो फिर वो अक्यूज़ से क्या बन गया? अब अफेंडर, ठीक है। तो फिर यहाँ पर अफेंडर की बात कर रहे हैं। फॉर फीचर का मतलब समझते हैं आप? मीन्स सरकारी जब्तगी, सिंधी उर्दू में लिख लेता हूँ मैं, सरकारी जब्तगी, जो सरकार की तरफ से किसी चीज़ को जब्त कर दिया जाता है उसको कहते हैं सरकारी जब्तगी। अब हमारे पास सेक्शन 13 किसके बारे में डील करता है? सेक्शन 13 से डील करता है नॉट विथ स्टेडिंग एनीथिंग कंटेन इन अबो सेक्शंस। अगर ऊपर जो हमारे पास सेक्शंस दिए गए हैं इसके अंदर चाहे कुछ भी कहा गया हो, चाहे कहीं भी कुछ भी कंट्रावेंशन हो, मगर ये सेक्शन 13 प्रिवेल करेगा यहाँ पर, ठीक है। वेयर द कोर्ट फाइंड्स अ पर्सन गिल्टी, अगर कोई भी शख्स गिल्टी होता है, मीन्स अक्यूज्ड था मगर उन पर जुर्म साबित हो गया, मीन्स ये गिल्टी हो गया। अगर गिल्टी हुआ तो क्या हुआ? अफेंडर हो गया, ठीक है। ये बातें तीनों क्लियर हैं हम आपके पास।
पहले अक्यूज था, कोर्ट ने देखा हाँ ये इसी ऑफेंस का गिल्टी है, इसको ऑफेंडर कर दो, ऑफेंस में से ये किसी ऑफेंस का गिल्टी है तो फिर इसे ऑफेंस में से ऑफेंडर बना दो, मीन्स इसको जेल भेज दो। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर सेक्शंस 3, 4, 5, 6, 7 के अंदर 6 और 7 के तहत अगर किसी भी खिलाफ वर्जी करता है, किसी के भी अगेंस्ट जाता है, किसी की भी वायोलेशन करता है, ऊपर बातें जो बताई गई हैं सेक्शंस के अंदर, तो फिर क्या होगा, उसके वायोलेशन करता है और उसको सज़ा दी जाती है। सेंटेंस हिम टू इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म एक्सीडिंग 3 इयर्स। अब यहाँ पर एक बात इंपॉर्टेंट बताई गई है कि सज़ा ऐसी हो जो कि एक्सीडिंग 3 इयर्स मीन्स 3 साल से ज़्यादा हो, मीन्स 3 साल से ऊपर हो, 3 साल से ऊपर हो या फिर 3 साल से ज़्यादा हो। 3 साल से ऐसी सज़ा जो 3 साल से ज़्यादा हो, मीन्स 3 साल से ज़्यादा 10 साल तक। आ रही बात समझ में? यहाँ तक बात क्लियर है। और ये पोजीशन कब होती है, जब 3 साल से ज़्यादा सज़ा दी जाती है। मैंने आपको पढ़ाया है ऊपर किसी सेक्शंस में कि अगर कोई सब्सिक्वेंट ऑफेंस करता है, सेक्शंस 8 के अंदर हमने सब सेक्शन 2 के अंदर पढ़ा था ना, सेक्शंस 8 सब सेक्शन 2 के अंदर अगर कोई सब्सिक्वेंट अगर दोबारा ऑफेंस करता है उसको 10 साल की सज़ा दी जाएगी और कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। तो फिर ये हमारे पास एक्सीडिंग 3 इयर्स बात कर रहा है उस पॉइंट की। अगर सेक्शन 8 सब सेक्शन 2 के अंदर 2 के तहत अगर वो दूसरी बार भी वही जुर्म करता है तो फिर कोर्ट उसे 3 साल सज़ा नहीं बल्कि उसको 10 साल तक सज़ा दे सकती है और कम से कम 5 साल तक। ठीक है, अगर ऐसा कोई मुजरिम हो जिसने एक बार ऑफेंस किया हो, एक बार उसको सज़ा मिली हो और बाद में फिर वो ऐसा जुर्म करता है तो फिर उसको बाद में 10 साल की सज़ा मिलती है या फिर कम से कम 5 साल की सज़ा मिलती है। तो फिर ऐसे ऑफेंडर की कोई भी प्रॉपर्टी जो कि इसने खरीद की हो किसकी कमाई से, मैनपुरी, गुटखा या फिर कोई भी ऐसी डेरिवेटिव चीज़ से उसने कमाकर खरीदी है, वो प्रॉपर्टी को क्या कर दिया जाएगा, जब्त कर दिया जाएगा, फॉरफिट कर दिया जाएगा, फॉरफिट। ठीक है, फॉरफिट कर दिया जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। फॉरफिट, फॉरफिटर और फॉरफिट मीन्स जब्त कर दिया जाएगा गवर्नमेंट के खजाने के लिए। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर कोर्ट समझती है, अगर कोर्ट सेटिस्फाई हो जाती है कि इसके असेट्स में से, इसके जो हमारे पास जो भी असेट्स हैं, अगर उसमें से उन असेट्स में से अगर कोई पार्ट, एनी पार्ट या फिर पोर्शन ऐसा है जो कि इसने गुटके, मैनपुरी या फिर ऐसी कोई भी डेरिवेटिव्स एक्ट करके कमाकर नहीं खरीदे, इसने अपनी हिलाल की कमाई से खरीदे हैं। ठीक है, तो फिर वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, एक्सक्लूड कर दिए जाएंगे, वो प्रॉपर्टी जब्त नहीं की जाएगी। अगर कोर्ट ये समझती है तो कोई भी इसकी ऐसी प्रॉपर्टी जिसके लिए जब्तगी का आर्डर हुआ है मगर कोर्ट समझती है कि यह जब्त नहीं करना चाहिए क्योंकि ये इसकी अपनी हिलाल की कमाई की हमारे पास प्रॉपर्टी है, इसका असासा अपनी कमाई का असासा है। ठीक है, मगर इसका बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, उस अफेंडर पर। ठीक है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होगा, उस अफेंडर पर कि उस चीज़ को प्रूव करे कि वो प्रॉपर्टी इसने गुटके, मैनपुरी बेचने या फिर गुटके या मैनपुरी बनाकर जो पैसे बनाए उन पैसों से इसने वो प्रॉपर्टी खरीद नहीं की। तो फिर कोर्ट वो पोर्शन, वो प्रॉपर्टी हमारे पास फॉरफीचर करने से कोर्ट क्या एक्सक्लूड कर देगी, कोर्ट फॉरफीच नहीं करेगी। यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो फिर हम
सबसेक्शन 1 पर चलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 13 फॉरफीचर हो गया। सबसेक्शन 1 में कहता है कि इफ़ द प्रॉपर्टी ऑर्डर टू बी फॉरफिटेड इज इमूवेबल, अगर जो प्रॉपर्टी हमारे पास कोर्ट ने कहा है वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है, जिसको हम एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकते। फॉर एग्जांपल कोई एग्रीकल्चरल लैंड है, एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, कोई फार्म वगैरह है, कोई हाउस है, ठीक है, या फिर कोई फ्लैट्स वगैरह हैं, प्लाजा वगैरह हैं, तो फिर क्या कर दिया जाएगा, इन केस ऑफ लैंड पेइंग रेवेन्यू बी मेड थ्रू द कलेक्टर ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन विच द प्रॉपर्टी इज सिचुएटेड इन ऑल अदर केसेस। ठीक है, सिचुएटेड, जहाँ पर ये प्रॉपर्टी इमूवेबल होगी वहाँ पर वो कलेक्टर, कलेक्टर किसको कहा जाता है, कलेक्टर मीन्स वहाँ का ऑफिसर। जैसा कि हमारे पास कौन होते हैं, मुख्तियारकार हो गया, तपेदार हो गया, या फिर कमिश्नर हो गया, या फिर हमारे पास डीडीओ हो गए, एसी वगैरह हो गए, असिस्टेंट कमिश्नर हो गए, वो कलेक्टर होते हैं। वो हमारे पास रेवेन्यू कलेक्ट करेंगे, गवर्नमेंट के खजाने में रखेंगे। ठीक है, और हमारे पास इन ऑल अदर केसेस, इसके अलावा और कोई भी केस हो, क्या मतलब, बाय टेकिंग पोजीशन, जिसकी पोजीशन ले ली जाए। ठीक है, या तो फिर इसका रेवेन्यू टैक्स जो भी आता हो, ठीक है, प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी हो जिसको सिर्फ रेवेन्यू टैक्स ही जिससे मिलता हो, तो फिर वो हमारे पास गवर्नमेंट के खजाने में डायरेक्ट जाएगा। अगर ऐसी प्रॉपर्टी है जो कि ज़मीन वगैरह जायदाद वगैरह है, तो फिर उसकी पोजीशन ले ली जाएगी उस अक्यूज्ड से। नंबर 2 पर बात करता है बाय अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर, अगर ऐसी कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो फिर उसकी पोजीशन भले ना ले, तो फिर कोई ऐसा अपॉइंट मुकर्रर कर दिया जाए जो कि उस प्रॉपर्टी की हमारे पास गवर्नमेंट के बिहाफ पर उसकी केयर करे और उसको होल्ड करे। या फिर अगर वो प्रॉपर्टी उसकी किसी रेंट पर दी गई है, तो फिर जो उसकी रेंट की पेमेंट है वो अफेंडर को नहीं दी जाएगी, उस अक्यूज को नहीं दी जाएगी, वो हमारे पास रेंट की पेमेंट गवर्नमेंट के खजाने में जाएगी। ठीक है, नंबर 4 पर बात करता है ऑल आर एनी सच मेथड एज द कोर्ट में डीम फिट। अब ऊपर जो भी मेथड बताए गए हैं वो सब हमारे पास कोर्ट यूज़ कर ले, या तो फिर कोई एक ही मेथड हमारे पास इस्तेमाल कर ले, फॉर एग्जांपल उसकी पोजीशन ले ले, ठीक है, या फिर कोई ऐसा ही एक्ट कर ले कि उसके जो हमारे पास उसको रिसीवर बना ले, किसी को रिसीवर बना ले उस प्रॉपर्टी के लिए। यहाँ तक बात क्लियर है। आज हमने डिस्कस कर लिया सेक्शन नंबर 9 टू सेक्शन नंबर 13 में तक, यहाँ तक बात क्लियर है। अगर यहाँ तक बात क्लियर है तो इसके बाद हम आगे चलेंगे। ठीक है, अगर यहाँ तक किसी भी किस्म का कोई भी सवाल हो, आप मुझसे फ्रैंकली मेरे व्हाट्सएप पर और मेरे जो यूट्यूब चैनल पर जो हमारे पास कमेंट्स बॉक्स दिया गया है वहाँ पर आप फ्रैंकली मैसेज टाइप करके मुझसे पूछ सकते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन पर भी लेक्चर बनाऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इसी लेक्चर पर लेक्चर नंबर 4 के अंदर अगर आपको कोई सवाल है, तो फिर मैं वो सवाल एज अ लेक्चर नंबर 4A कर दूँगा। ठीक है, अगर आपके चाहे जितने भी सवाल हो जिसी लेक्चर पर मैं वो लेक्चर बना दूंगा। ठीक है, और आपके जो कमेंट्स बॉक्स है, आपने जो कमेंट किया है, उस कमेंट के रिप्लाई में जो लेक्चर मैं बनाऊंगा उसकी हमारे पास लिंक आपको शेयर कर दूंगा। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।